मैं बहुत खुश था। मेरा निकाह एक नहायत हसीन खूबसूरत लड़की से हो रहा था। मैं आम सा लड़का था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कोई इतनी नाजुक हसीन लड़की मेरी बीवी हो सकती है। मेरी निस्बत मेरी होने वाली बीवी का रंग बहुत चमकता दमकता था और उसकी आंखें भी भूरी थी। खुशी मेरे चेहरे से फूट रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़छाड़ करने लगे, तो तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो, सच बताओ क्या तुम पहले से यही सोच कर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त तजस्सुस से हो रहे थे। उनकी बात पर हंस पड़ा था। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ चित्राल घूमने गया था। वहां जाकर खबर हुई कि वहां मेले का मौसम था। इस मेले में लड़के और लड़कियां गीत गाते, नाचते, ईद मनाते। ये शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे का जीवन साथी मुंतखब करते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह चित्राल की नहायत हसीन कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने इस मेले के बारे में सुना तो मचल उठे, कहने लगे, अगर यहाँ तक आने का इत्तेफाक हो ही गया है तो हमें इस मेले में भी शिरकत कर लेनी चाहिए। मुझे लगा कि वो लोग हमें अपने मेले में आने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जवान लड़कियां नहायत खूबसूरत रवायती लिबास में तैयार होकर नाचती, ईद मनाती हैं। मगर तब दोस्तों ने बताया कि इस मेले में किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। बाहर के लड़के लड़कियां भी वहाँ पर लुत्फानंदोज होने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ उसमें पहुंच गया था। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहाँ हसीन लड़कियों का एक जहां बात था। रवायती लिबास और टोपियों में खूबसूरती से तैयार वो लड़कियां गले में बांसुरी डाले खुशी से नाच रही थी। मेरे दोस्त भी इनमें शामिल हुए, नाचने लगे। मैं हैरत ज़दा से उन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद तमाम लड़के एक तरफ जमा होने लगी। हमने वहां खड़े लड़के से पूछा, इनको क्या हुआ? कहने लगा कि ये लड़कियां अपने दूल्हे की तलाश में यहाँ आई हैं। इस मेले में अपने लिए हम सफर ढूंढती हैं। इनकी मर्जी और पसंद से शादियां की जाएंगी। मैंने हैरत से कहा, इनको लड़का पसंद करने की इजाजत है? वो कहने लगा, जी हाँ, सबको जो भी लड़का पसंद आएगा वो उसके साथ शादी कर लेंगी। हमारे वालिदैन इस बात की पूरी इजाज़त देते हैं। हम हैरान हुए, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को गैरत का मसला बना दिया जाता था। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। वे एक से बढ़कर एक हसीन खूबसूरत लड़की थी। इनके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह दमक रहे थे। मैंने मजाकन दोस्तों से कहा कि अगर वो लड़की अपने लिए दूल्हा तलाश कर रही हैं तो फिर हमें भी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या खबर किसी के दिल में हम उतर जाएं। मैं दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो ये था कि मैं उधर की लड़की से निकाह कर लेना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हो गई थी कि मेरी बीवी भी ऐसी हसीन होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, 50,000 कहाँ से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 50,000 है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने लिए यहाँ से दुल्हन पसंद कर लें, इसलिए दूर दूर से आंखें ठंडी करो और वापिस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह करे थे, जबकि मैं 50,000 की रकम का सुनकर ठटक गया। बहाने से मैंने अपने बटुए को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी तालीम के साथ साथ अलग से ऑनलाइन कमाई भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा की थी, ताकि मैं सफर में किसी मुसीबत का शिकार ना हूँ। मुझे लगा वही रकम मेरे काम आ सकती है, मगर रकम गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 40,000 थे। कुछ रकम मैं पहले चित्राल आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नजर बार बार उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नजर एक लड़की पर जम गई थी। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। उसकी रंगत बहुत शफाफ थी और नहायत लंबे बाल थे। सर पर चित्राल की रवायती टोपी रखी, वो बहुत हसीन लग रही थी। उनका बार बार शर्माना और हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। दोस्तों ने पूछा तो कॉल का बहाना करके मैं वहां से चला गया। जिंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थी, मगर वो लड़की मेरे दिल में घुस गई थी। मैं बहाने से उसके पास गया, उसे सलाम दुआ बढ़ाने लगा। वो इत्मीनान से मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके दिल में ठहर जाऊं। मैं चाहता था वो खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 50,000 ना थे, मगर 40,000 में उसी वक्त देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था, मगर अच्छा पहनाव और नरम लहजा मुझे लड़कियों में मकबूल करता था। वो लड़की भी मेरी तरफ मतवज्जा हुई थी। मैंने पसंदीदगी का इजहार किया तो उसने मेरी शादी की ऑफर कबूल कर ली। पैसों की बात हुई तो पता चला वो 50,000 शादी के खर्च कर लेते थे। मेरे पास 40,000 थे। उन्होंने वही ले ली और शादी तय कर दी। मगर निकाह का मरहला आया तो मैं बेहोश में आया। उन लोगों का मजहब इस्लाम नहीं था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि मैं इस लड़की को कैसे अपने निकाह में लूंगा, जबकि इसका मजहब इस्लाम नहीं था। मैं अपने मजहब से पीछे नहीं हट सकता था। मेरी परेशानी जानकर वो लड़की बोली, हमारे लिए मजहब मायने नहीं रखता। अगर आज मैं इधर के किसी फर्द से शादी करती तो हमारा यही मजहब रहता और मैं अपनी मजहबी रस्मात के मुताबिक इसको अपना शोहर मानती। मगर तुम मुसलमान हो, तुम चाहो तो मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रस्मात के मुताबिक ही शादी करूंगी। ये सुनकर तो मेरी सारी फिक्र हवा हो गई थी। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जब मैंने उन्हें अपने निकाह का बताया तो वो सब बेयकीनी से मुझे देखने लगे। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें भी जो लड़की पसंद आए इससे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ा। हो सकता है बगैर पैसों के वो लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ पर हर लड़की और लड़का जो भी एक दूसरे को पसंद कर ले वो निकाह कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को कहा तो एक दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम तो पागल हो, हसीन सूरत के दीवाने हो रहे हो। तुम्हें क्या खबर इन लड़कियों के बारे में? कैसी कैसी कहानियां मशहूर हैं।
शादी अगर एक दिन का खेल होती तो हम भी ज़रूर कर लेते, मगर ये उम्र भर का फैसला है। तुम एक अनजान मज़हब और अनजान जगह की लड़की को जब अपने घर ले जाओगे तो सोचो कैसे अपने वालिद को इसके बारे में बताओगे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं लड़की को मुसलमान करके इससे निकाह करूंगा और वापस मुझे ज़्यादा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो मेरी वालदा की चंद साल पहले ही वफात हो चुकी है। मेरे वालिद तो पहले ही समझ नहीं पाते मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करे। मैंने कहा, मुझे यकीन है जब मैं अपनी बीवी को अपने वालिद से मिलवाऊंगा तो वो उसे खुले दिल से कबूल कर लेंगे। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी खुशी ज़ाया नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये लड़कियां कितनी अजीब हैं, कि इनकी हरकतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। निकाह करने से एक बार ज़रूर सोच लेना। शादी के बाद ऐसा ना हो तुम अपनी बीवी को समझने लगो तो तलाक का फैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं तब अंदाजा नहीं कर पाया था मैं क्या गलती करने वाला था। मैंने ये जानने में दिलचस्पी नहीं ली कि उन्होंने इन लोगों के बारे में क्या कहानियां सुन रखी थी। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मेरे दिमाग पर तो उस वक्त उस लड़की का हुस्न सवार हो रहा था। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों की किसी बात को तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बदल जाया करती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि यह जिंदा दिल मासूम लड़की मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी को हसीन बना देगी, मगर मेरे दोस्त ना जाने क्या इशारा कर रहे थे। उस वक्त मैंने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे दिल में कहीं हल्का सा ये ख्याल भी सर उठा रहा था कि मेरे दोस्त जलन का शिकार हो रहे थे। वो इन लड़कियों को देखकर आहें भर रहे थे, मगर उनके पास इतनी रकम ना थी कि वो किसी लड़की को पसंद करते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 40,000 डिस्काउंट पर मेरी पसंद की लड़की मिल गई थी। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास गया। उसका नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती, तुम्हें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद आते ही उससे निकाह कर लेती हैं। कहने लगी, ऐसा ही है, मैं तुमसे निकाह करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक रिवायत है, इसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने कहा, ऐसी क्या रिवायत है? कहने लगी, मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को ये पैगाम दे दूंगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसके साथ मैं भाग रही हूँ। तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बुलखुला कर बोला, तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो बुखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि ये लोग अपनी लड़की भगाने के इल्जाम में मुझे मारपीट कर दे, मगर मेहरुनिसा मेरी बात पर हंसने लगी। बोली, फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही, बस इतला दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूँ। यह हमारी रिवायत है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी इजाजत से कल या परसों मेरे वालिदैन मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे, मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेहरुनिसा की बातों ने मुझे घुमा कर रख दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी अजीब रिवाज कभी नहीं देखा था, मगर मुझे उस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं खामोशी से सर हिला गया। मैं रात में मेहरुनिसा को लेने पहुंचा तो वो मेरी मुंतजिर थी। मैं उसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे हंसी आई थी। मैं जिस मुआशरे में पला बढ़ा था वहाँ घर से भागी हुई लड़कियों को सारी जिंदगी इस बात पर जलील किया जाता था, मगर यहाँ लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। तब खुशी में इस अजीब रस्म से लुत्फ अंदोज हुआ। मैंने नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में आगे क्या आने वाला था। अगले रोज मेहरुनिसा के वालिदैन लड़की को अपने साथ घर लेके। मैंने उन्हें बताया, मैंने मेहरुनिसा को मुसलमान कर दिया है, इससे निकाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पुराने रस्म रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने मेहरुनिसा से निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त सभी वहाँ घूमना चाहते थे। मेरा भी वापसी का इरादा नहीं था। मैंने एक छोटे से रेस्ट हाउस में क्याम किया। मैं घूमने के लिए आया था, अपनी पसंदीदा लड़की को बीवी बना बैठा था। मैं उन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे, मगर 5 रोज मेरी बीवी को संजीदा से लगी। मुझसे पूछने लगी, तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्द वापस जाना है? उसके सवाल पर चौंक गया। इससे कहा, मैं अभी फारिग हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वो जवाबन सोच में गुम हो गई। मैं उसे देखना चाह रहा था। सादगी में उसका हुस्न मजीद नुमाया हो रहा था। इन 4 दिनों में उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था, मगर उसके चेहरे की सोगवारी मुझे ठटका गई थी। शायद मैं उसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वो घबरा रही थी। उसे तसल्ली देते हुए मैं उसके करीब होने लगा तो अचानक उसने मुझे दूर झटक दिया और उस रात ऐसी हरकत की कि मैं साकिन रह गया। अगले रोज मैं घबराया हुआ सा दोस्तों के पास गया। वो सब हसीन वादियों के नजारों में खोए हुए थे। मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी कैसे गुजर रही है? मैं परेशान था। दोस्तों से कहा कि निकाह से पहले मुझे उन लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे। शादी के 4 दिन बाद अचानक उनसे सवाल कर रहा था। उनकी हैरत बचा दी। कहने लगे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? लगता है तुम्हारी बीवी ने अपनी असलियत जाहिर कर दी है।
उनकी बात पर मुझे गुजरी रात का लम्हा याद आया जो मेरी बीवी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। वो जाते हुए बोली, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मुलाकात करूंगी। मैं घबरा गया था, उसे रोकने की कोशिश की, पूछता रहा वो कहाँ गई है, मगर वो तेजी से गाड़ी में बैठी वहां से जा चुकी थी। मैं ये भी नहीं जान पाया कि मेरी बीवी कहाँ गई थी, वो बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाया, मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त इस बात पर मजाक उड़ाते, मगर मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती कर बैठा हूँ। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, मगर मेरे लिए इसके मासी की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 रोज मैं बीवी का इंतजार करता रहा, उसकी कोई खबर नहीं हुई। उसके घर जाकर पूछा तो उसकी माँ लापरवाही से बोली, मेहरुनिसा बेचारी गई होगी। मैं नहीं जानता था वो किस जगह का जिक्र कर रही थी, मगर मुझे तो उनका रवैया बुरा लगा था। मैं बददिल हो गया, सोचा जिस शादी की बुनियाद ही इतनी बुरी थी वो कामयाब कैसे होती। मैंने अपनी शादी का बाप को खबर तक नहीं होने दी थी मैंने अपनी शादी का बाप को खबर तक नहीं होने दी थी। कई मर्दों के दरमियान नाचती गाती लड़की अनजान लड़के की मोहब्बत में ईमान ले आई। इज्जत से निकाह करने के बजाय हम घर से भागे थे। 4 दिन वो लड़की ठीक रही थी, मगर फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया, दोस्तों से वापस चलने का कहा। मेरी खामोशी मेरे दोस्त पर सब वासे कर गए। मैं हंसता मुस्कुराता पुरजोश सा इस वादी में पहुंचा था, मगर वापसी पर दिल खाली हो गया था। मैं मेहरुनिसा से मोहब्बत कर बैठा था। वापस पहुंचा तो अपनी जिंदगी में खुद को इतना मसरूफ कर लिया कि सर को जाने की फुर्सत नहीं रही। मेरे वालिद परेशान हुए, मैं गुमसुम रहने लगा था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मेहरुनिसा की बेवफाई ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे बार-बार यही ख्याल आता था, वो लड़की मुझे बेवकूफ़ बनाकर अब मुझ पर हँसती होगी। मैं अपने ख़ानदान का सबसे ज़हीन लड़का था, जो एक छोटी-सी लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे तो लगा था वक़्ती पसंदीदगी थी, मगर मेहरुनिसा की मोहब्बत मेरे अंदर जड़ फैला चुकी थी। इसकी बेवफ़ाई के बावजूद मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे वालिद मेरी तब्दीली पर बहुत नाखुश थे। मेरी उदासी की वजह पूछते, मगर मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाता था। मेरा जल्द आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो मैंने खुद को पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया। घर में सिर्फ़ मैं और मेरे वालिद रहते थे। काम करने के लिए एक मुलाज़िमा रखी हुई थी। एक रोज मुलाजमा ने मेरा सफरी बैग खोला तो उसे कुछ सामान मिला। मुझसे कहने लगी, साहब आपके सामने कोई खत पड़ा हुआ है, आपके सामान में कोई खत पड़ा हुआ है। मैं मसरूफ था, लापरवाही से कहा, मेरा जरूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूंगा। मैं तब परेशानी का शिकार था, इसलिए उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मुलाजमा दब से सारा सामान अलमारी में रखकर चली गई। आखिरी सेमेस्टर था, मेरे दिमाग से इस खत का ख्याल बिल्कुल निकल गया था। डिग्री लेते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैं जॉब करने लगा। इस तमाम अरसे में नेहत और मसरूफियत के बावजूद मेरे दिमाग से कभी मेहरुनिसा का ख्याल नहीं गया था। मुझे चित्राल से वापस आए साल भर हो चुका था, मगर आज भी मेहरुनिसा की याद आती थी तो दिल दर्द से भर जाता था। मैं उसे जब याद करता अपने खालीपन का इल्जाम देता और उसे बददुआ देता कि वो कभी खुश ना रहे। मेरे दोस्त इस सफर को भुला चुके थे, सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो चुके थे, मगर मैं अपनी जिंदगी के वो 4 दिन कभी भुला नहीं पाया था। मुझे लगता था मेहरुनिसा अपनी जिंदगी में खुश होगी, मेरी तरह चित्राल में मेला देखने के लिए आए नौजवानों को अपने हुस्न से काबू करके पैसा लूट रही होगी। मैंने उसे जब भी सोचा उसका यही खाका मेरे दिमाग में उभरा था, क्योंकि मुझे यकीन था इस शादी में सिर्फ मैं मुखलिस था। मैं जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता जा रहा था, हर कदम पर कामयाबी हासिल हो रही थी, मगर मोहब्बत में शदीद नाकामी का सामना। एक रोज वालिद ने मुझसे अपने अजीज दोस्त की बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, मैं तुम्हारा रिश्ता दोस्त की बेटी से करना चाहता हूँ। वो पढ़ी लिखी है और बहुत सादा सी लड़की है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पसंद से शादी करने का इख्तियार दिया है, इसलिए मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की गरीब घराने की है या अमीर है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। मेरे वालिद के सवाल पर मुझे चित्राल की वो बेवफा हसीना बहुत शिद्दत से याद आई। मैंने कहा, मेरे दिल में कोई लड़की नहीं है, आप जहाँ चाहें मेरा रिश्ता कर सकते हैं। मैंने सोच लिया था मेहरुनिसा के लिए खुद को मजीद अकेला नहीं करूंगा। मेरी हामी भरते ही मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी दे दी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल मजीद उदास होता जा रहा था। शादी से हफ्ता भर पहले मेरे वालिद ने मुझे हिदायत दी कि अपने कमरे का पुराना फर्नीचर हटाकर अच्छे से पेंट वगैरह करवा लो, यहाँ नया फर्नीचर आएगा। अपना सामान समेटते हुए मैंने अलमारी से चीजें समेटी तो मेरे सामने खत आया। वो खत देखकर मैं चौंक गया। गुलाबी से पेपर में बंद किया गया वो खत मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं सर झटक गया, वो खत फेंकने लगा जब वो मुझे अचानक याद आया। मुझे मुलाजमा ने सफरी बैग से निकले किसी खत का जिक्र किया था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। एक लम्हे में मुझे समझ आया था कि वो खत मुझे मेहरुनिसा ने दिया होगा। मैंने कांपते हुए हाथों से खत खोला, उसमें अदाब के साथ मेहरुनिसा ने एक पैगाम लिखा हुआ था। मैं चंद रोज के लिए बशाली जा रही हूँ, तुम भी चित्राल में मौजूद हो, इसलिए फिक्र मत करना। हमारी ये निहायत पुरानी रवायत है, नापाकी की हालत में हम लड़कियां घरों में नहीं रहती। हम वैशाली नाम की एक बड़ी सी इमारत में रहती हैं। तुम चाहो तो मुझे वैशाली में मिलने आ सकते हो, मगर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मेहरुनिसा का वो पैगाम पढ़कर मेरे दिमाग में धमाका हुआ था।
उसकी माँ ने भी उस जगह का ज़िक्र किया था। जब मैंने वैशाली नामी जगह की मालूमात गूगल पर सर्च की तो मेरे सामने से वाज़ेह होता वो सियाह दीवारों की एक बड़ी सी इमारत थी। उधर की लड़कियां अपनी पुरानी रवायत के मुताबिक हस मखसूस अय्याम वैशाली के अंदर रहकर गुजारती थी। हाथा की लड़की माँ बनती तो बच्चा पैदा होने के बाद 40 रोज़ वो उसी वैशाली में गुजारती थी। वैशाली को मुकद्दस जगह माना जाता था। मर्दों को वैशाली की दीवारों को छूने की भी इजाज़त ना थी। अपनी औरतों को सामान पहुँचाने या मिलने के लिए मर्द को जाने की इजाज़त थी, मगर बिना छुए सामान दिया जाता था। वैशाली में रिहाइश के दौरान औरतों को उसका शौहर भी छू नहीं सकता था। खत पढ़कर मैं अपनी जगह साकित होकर बैठ गया था। मेहरुनिसा चंद रोज के लिए वैशाली गई थी, वो मुझे सब बता कर गई थी। फिर भी मैं उसे बेवफा और न जाने क्या क्या कहता रहा। परेशानी की बात तो ये थी कि मैं उस लड़की से निकाह करके वहाँ अकेला छोड़ आया था। मैं कभी पलट कर उससे नहीं मिला। उस खत का मुझे 1.5 सालों में कभी ख्याल ही नहीं आया। मैंने इतना वक्त जाया कर दिया था। मेहरुनिसा की याद में पागल होता जा रहा था। कभी जान नहीं पाया कि वो वैशाली में तन्हा रहते हुए मेरा इंतजार करती रही होगी। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए थे। मेरा दिल चाहा उसी वक्त उठकर वैशाली पहुंच जाऊं और मेहरुनिसा से अपने किए की माफी मांगकर उसे अपने साथ ले आऊं। मैं बेकरार से उठा खड़ा हुआ और उसी वक्त अपने वालिद के पास गया और मेरी शादी के इंतजामात में मसरूफ थे। मैं कुछ रोज के लिए चित्राल जाना चाहता था। मेरे अचानक जुमले पर मेरे वालिद ने ठटक कर मुझे देखा। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, तुम्हें चित्राल अचानक क्या काम पड़ गया? मेरे वालिद ने हैरत से सवाल किया। प्लीज मुझे जाने की इजाजत दे दें, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मगर मैं अभी ना गया तो बहुत देर हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे एक बार जाने दे। मैं अपने वालिद से मिन्नतें करता बेसाख्ता रो पड़ा था। वो बुखला गया। अपनी बाशऊर जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह अपने बाप के सामने किसी बात पर रो रहा था। घबराओ मत बेटा, मैं पीछे सब संभालूंगा। अगर तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है तो तुम चले जाओ। मेरे वालिद ने इजाजत दे दी। मैंने अपने चंद जोड़े रखे और फौरन टिकट करवा कर चित्राल की तरफ रवाना हुआ। मैं जानता था वो बहुत लंबा सफर था, मगर मैं पहली फुर्सत में मेहरुनिसा के पास पहुंचना चाहता था। चित्राल की वादी की वैशाली में कदम रखते ही मैं सीधा मेहरुनिसा के घर पहुंच गया। मेरी दस्तक देने पर मेहरुनिसा के वालिद बाहर आए। वो बहुत बुजुर्ग और कमजोर लग रहे थे। मुझे देखकर ठटक गए। फिर उनके चेहरे पर नफरत भरे तासुरात फैले थे। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गया। मैं जानता था अपनी बेटी की बेवकूफी पर वो दोनों मुझसे नफरत करते होंगे। मैंने बात करने की कोशिश की तो वो बूढ़ा बोला, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा, मुझे मेहरुनिसा से बात करने दे, इससे मिलना चाहता हूँ। मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था, मगर मैंने मेहरुनिसा को तलाक नहीं दी थी। मैंने कहा, मैं आज भी उसे अपनाने को तैयार हूँ। वो मेरी बीवी है, मुझे एक बार मेरी बीवी से मिलने दें। मैंने रोते हुए मिन्नतें की तो वो बूढ़ा मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगा। बोला, अगर तुम किसी गलत फहमी का शिकार होकर गए थे तो आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी बेटी मेहरुनिसा का चंद माह पहले इंतकाल हो गया है। ये खबर मेरे सर पर बिजली की तरह गिरी थी। मैं फटी फटी आंखों से उस बूढ़े को देखने लगा। मेरे होश यकदम उड़े थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ से भेजना चाहते हैं। मुझे एक बार मेहरुनिसा से मिलने दे, मैं माफी मांग लूंगा। मैं तड़पने लगा। मेरी हालत गैर होने लगी। वो बूढ़ा तरस खाकर मुझे अंदर ले गया। तब उन लोगों ने मुझे पूरी तफसील बताई। मेहरुनिसा वैशाली से लौटी तो कितने रोज मेरा इंतजार करती रही। उसने मुझे बहुत तलाश किया। कई माह तक उसने इंतजार किया। मैं लौट आऊंगा, उससे यकीन था। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका इंतजार खत्म होने लगा। मेरी सास ने बताया कि मेहरुनिसा माँ बनने वाली थी। वो तुम्हें ये खबर देना चाहती थी, मगर तुमने ना अपना पता बताया ना अपना नंबर दिया। तुम ऐसे गए कि हमें तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं मिला। बच्चे की पैदाइश के बाद मेहरुनिसा 10 दिन वैशाली में रही तो वही क्याम के दौरान उसकी मौत होगी। बच्चे को हम अपने पास ले आए और मेहरुनिसा को वादी से कुछ दूर जमीन में दफना दिया, क्योंकि वैशाली में क्याम के दौरान जो लड़कियां मरती हैं उनको बाकायदा रस्म के साथ नहीं दफनाया जाता। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस मासूम लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था। वो मेरी बीवी थी, मगर फिर भी ऐसी लावारिस मौत मरी थी। मुसलमान होने के बावजूद की लाश में रहने की वजह से वो अपने पुराने रिवाजों पर चलती रही। उसे ना जनाजा नसीब हुआ, ना ही गुस्ल, ना कफन दफन। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तब समझ आई कि मेरे वजूद के अंदर बेचैनी क्यों बढ़ती रही थी। मुझे लगता था मुझे मेहरुनिसा की बेवफाई रुलाती है, मगर मैं नहीं जानता था मुझे उसकी आहें बेसकून करती हैं। मेरे ज़मीर पर बोझ पड़ गया है। मैंने मेहरुनिसा के अब्बू से मिन्नतें की, मैं अपने बच्चे को एक नज़र देखना चाहता हूँ, मगर बूढ़े ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि इधर की कई बेटियों की शादियों का यही इंजाम हुआ है जो मेहरुनिसा का हुआ। तुम मर्द ऐसे ही करते हो। हम कमजोर है, हमारी बेटी की निशानी हमारे पास है। अगर हम तुम्हें बच्चा दिखा दें तो तुम हमसे छीन कर ले जाओगे। हमें यकीन नहीं है तुम्हारी कहानी में कितना सच है। अब हम अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरी मिन्नतों पर भी वो नरम नहीं पड़े। मजबूरन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं अपनी शादी से एक दिन पहले घर वापस आया था। मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी कि मेरे वालिद घबरा गए। मैं गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहा। घर में हर तरफ शादी की तैयारी हो रही थी। पूरा खानदान जमा था। मेरे वालिद मुझसे बार बार पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? चित्राल में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी उजड़ी हुई हालत में वापस लौटे?
میں نے اپنے والد کو تب بھی کچھ نہیں بتا پایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی، میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا، برائے مہربانی مجھ پر احسان کریں۔ میرے والد ساکت ہو گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گھلتے گھلتے میرے والد ایک ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ ان کے وفات کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسی کی ویسی ہی ویران ہے۔ مہر النساء کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔